हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आज हम लोग भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में बहुत ही अच्छा से पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिए हैं, जा करके जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग समझेंगे कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करता है। तो उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का रीजन क्या है, क्या कारण है कि वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उत्तरी मैदान। क्या भारत का उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये भारत का जो उत्तरी मैदान है, इसका उत्तरी मैदान क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखिए भारत है, ये भारत ही है ना। अब भारत के किधर है, मतलब जो ये मैदान है वो किधर है। देखिए अब यहाँ पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बोर्ड पे आप कैसे समझिएगा कि कौन सा पूरब है कौन सा पश्चिम है। अगर आप बाहर निकलते तो देखते कि हाँ वहाँ से सन निकला हुआ है, सूरज उगा हुआ है, तो देखते हैं कि उधर सूरज है, पीछे हो गया पश्चिम, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया उत्तर। आप वहाँ बाहर देख के तो समझ जाते, लेकिन बोर्ड पे कैसे समझिएगा। देखिए ये बोर्ड होता है ना, तो आप जो कॉपी लिखते हैं तो कॉपी लिखते हैं तो उधर ये राइट साइड जो होता है, दाहिना तरफ जो होता है वो पूरब कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरब। अब ये पूरब हो गया तो ये पश्चिम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, और ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर। तो जो उत्तर मैदान है, उत्तरी मैदान कहाँ पे है, ये पूरा उत्तरी मैदान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे राजस्थान का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर क्या हो गया, असम हो गया। तो ये पूरा क्या है, इधर पूरा क्या है, ये भारत का उत्तरी मैदान। अब भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना है, ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये भारत का जो उत्तरी मैदान है ना, वो मेनली हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ के द्वारा बनाई गई है। अब नदी कैसे एगो मैदान का निर्माण करेगा भाई, तो देखिए यहाँ से नदी जब निकल रही थी, यहाँ से जब नदी आ रही थी तो अपने साथ क्या लाएगी, मिट्टी काट करके लाएगी कि नहीं। क्योंकि देखिए जब कोई माउंटेन से, जब कोई पर्वत से नदियाँ निकलती है तो अपने साथ देखिए यहाँ से नदियाँ फ्लो होती है, तो इसका तीर ढाल है, और तीर ढाल होने के कारण क्या करेगी, नदियाँ अपने साथ मिट्टी को काटते हुए जाएगी, मिट्टी को काटते हुए जाएगी ना, और मिट्टी को काटते हुए जाएगी। तो यहाँ पे पहले था एक टेथिस सागर, तो यहाँ पे पहले टेथिस सागर था। उस टेथिस सागर को क्या किया गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सब मिट्टी और साथ गाद ला करके वो टेथिस सागर को भर दिया, और यहाँ पे बन गया क्या, भारत का उत्तरी मैदान। क्योंकि हम लोग पढ़े थे, जब इंट्रोडक्शन वीडियोस को पढ़े थे, तो ये क्या था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार था। पहले इतना ही था, ये इधर था, अफ्रीका में सटा हुआ था, तो इधर ये फ्लो होते होते यहाँ पे आया, और उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों में क्या की, अपने साथ गाद लेकर के, अवसाद लेकर के यहाँ पे पूरा क्या की, बिछा दी, और उससे क्या निर्माण हुआ, भारत का उत्तरी मैदान। जैसे देखिए ये क्या था, ये हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पहले से नदियाँ बह रही थी, तो नदियाँ क्या की, यहाँ से मिट्टी काट करके लाई, और ये क्या था, ये प्रायद्वीपीय पठार था, ये बाद में आया था। अब ये क्या था, ये द्रोणी या बेसिन था। द्रोणी या बेसिन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गड्ढा था, जहाँ पे पानी था वहाँ पे गड्ढा था। तो इस पानी को क्या किया गया, धीरे धीरे ये पूरा भर दिया गया, और भर करके क्या बना दिया गया, एक समतल एरिया बना दिया गया, जिसे बोला जाता है क्या, भारत का उत्तरी मैदान। अब मैदान के बारे में समझ लिए। मैदान किसे बोला जाता है, जिसका ढाल कम होता है। ढाल कहने के मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा स्लोप नहीं होता, ये समतल होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, मैदान बोला जाता है। अब रही बात कि ये मैदान जो है वो कितना एरिया में फैली हुई है, क्या कितना एरिया में, टोटल एरिया कितना है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 1 वर्ग किलोमीटर है, आखिर कितना है। तो इसका पूरा एरिया जो है वो कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं, देखिए
ये क्या हुआ, मान के चलिए इसका लेंथ है 1 किलोमीटर और विड्थ भी है 1 किलोमीटर, तो ये कहलाएगा 1 किलोमीटर, मतलब वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी तरह से कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका टोटल एरिया कितना है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब ये कितना लंबाई में फैला हुआ है, तो कितना लंबाई में फैला होगा, जितना हिमालय पर्वत होगा उतना ही लंबाई में फैला होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा हिमालय पर्वत है और वही हिमालय पर्वत के द्वारा क्या बनाया गया, ये उत्तरी मैदान को बनाया गया है। तो जितना लंबा हिमालय पर्वत है उतना ही लंबाई में विस्तार किसका हुआ है, भारत का उत्तरी मैदान क्या। तो भारत का उत्तरी मैदान का विस्तार कितना हो जाएगा, हिमालय पर्वत देखे थे कितना लंबा था, तो 2400 किलोमीटर, कितना था 2400 किलोमीटर। तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये पूरा फैला हुआ है 2400 किलोमीटर में, कितना 2400 किलोमीटर में। अब ये पूरा जब 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो अब रही बात कि कितना चौड़ा है। चौड़ाई कहने के मतलब ये चौड़ाई कितना है इसका, तो ये चौड़ाई लगभग कितना है, 320 से 240 किलोमीटर तक। देखिए इधर क्या है, इधर थोड़ा पतला है, इधर थोड़ा पतला है और इधर पतला है, तो कितना है लगभग इधर 240 किलोमीटर, कितना 240 किलोमीटर। और पीछे साइड कितना है, तो इधर है 320 किलोमीटर। इधर इसका चौड़ाई कितना है, 320 किलोमीटर और पूर्वी साइड कितना है, तो 240 किलोमीटर। जिस तरह से हम लोग देखे थे हिमालय पर्वत के बारे में कि इधर हिमालय पर्वत चौड़ा है, इधर 400 किलोमीटर था और इधर 150 किलोमीटर था, और इधर 400 किलोमीटर। देखिए कोई भी चीज़ 400 किलोमीटर और उधर जाकर के 150 मीटर हो गया है, तो कोई चीज़ जब चौड़ा है तो क्या होगा, उसका हाइट कम होगा, और जब पतला हो जाता है तो उधर हाइट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हिमालय पर्वत का इधर वाला जो पर्वत है ना, सब पूरा ऊँचा ऊँचा है, इधर वाला का ऊँचाई थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए अब इतना चौड़ा है, उसको अब इस तरह सटा दीजिएगा तो आगे बढ़ेगा ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ का जो हिमालय पर्वत है वो ऊंचा ऊंचा हो गया है, ज़्यादा ऊंचाई है, और इधर थोड़ा नीचा नीचा है, मतलब इधर वाला का हाइट थोड़ा कम है, इधर वाला जो पर्वत है उसका हाइट ज़्यादा है। तो हम लोग देखें कि भारत का उत्तरी मैदान कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका लंबाई कितना है, तो 2400 किलोमीटर है, और ये 320 किलोमीटर चौड़ा इधर है, और इधर लगभग कितना है 240 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन नदी है जो ये उत्तरी मैदान को बनाया। तो 3 प्रमुख नदियां हैं। एक इधर से जो बहती है, कौन सा नदी, तो सिंधु नदी। क्या, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। एक यहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो ये गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। एक इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चीन तरफ से निकलती है। तो इधर चीन के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को भारत के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है। तो यही तीनों नदियाँ के द्वारा क्या बनाया गया है, भारत का उत्तरी मैदान। अब क्या होता है कि देखिए ये भारत का उत्तरी मैदान है। अब ये नदियां हैं, ये नदी के द्वारा बनाया गया। तो क्या हिमालय पर्वत से सिर्फ 3 ही नदियां निकलती है, नहीं, इसके बहुत सारा सहायक नदियां हैं। जैसे झेलम नदी हो गया, चिनाब नदी हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये किसका, सिंधु नदी का सहायक नदी है। इसी तरह गंगा के भी बहुत सारा सहायक नदी है, जैसे यमुना हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, घग्गर हो गया, तीस्ता हो गया, ये किसका है, सब गंगा नदी का सहायक नदियां हैं। तो ये सब नदी के द्वारा ये भारत का उत्तरी मैदान को बनाया गया। अब जब भारत के उत्तरी मैदान को किसके द्वारा बनाया गया है, नदियां के द्वारा बनाया गया है। तो नदियां अपने साथ जो मिट्टी लाती है, उस मिट्टी का नाम क्या होता है, अपने से कमेंट करके बताइए। देखिए वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। उपजाऊ क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो मिट्टी है वो क्या करती है, जो एक्टिव लेयर होता है, कहने का मतलब जो उपजाऊ, जो फर्टिलिटी वाला होता है, जो उपजाऊ मिट्टी होता है, उसी को काट काट करके ये हिमालय पर्वत के जो नदियां हैं वो लाती है, जिसके कारण ये मिट्टी क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। और इस मिट्टी का नाम क्या है, तो बोलिए, देखिए जल के द्वारा लाई गई है ये मिट्टी, इसीलिए इस मिट्टी का नाम है जलोढ़। मतलब जल के द्वारा जो ओढ़ा दिया गया है, ये जल के द्वारा ही ना इसे उड़ाया गया है। मतलब वहां पे क्या था, एक टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर को उड़ा दिया गया है, किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा। और मिट्टी कौन लाया, जल लाया, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी। क्या, जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है।
जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। इसका नाम जलोढ़ इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये मिट्टी जो है वो जल के द्वारा ओढ़ाई गई है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जलोढ़ पड़ा है। अब ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्या यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इस भारत के उत्तरी मैदान में पूरा भारत का लगभग 60% लोग, कितना 60% जनता जो है यह भारत के उत्तर मैदान में निवास करती है। कितना, लगभग 60%। कहने का मतलब टोटल 100 व्यक्ति अगर है, 100 आदमी है तो उसमें 60 व्यक्ति कहाँ पे रहते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में। अब इतना ज़्यादा जनसंख्या होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी होने के अलावा यहाँ पानी का उपलब्धता है, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत सारा नदी निकलती है, किससे, हिमालय पर्वत से। तो ये पानी यहाँ भरपूर मात्रा में मिल जाता है, और पानी भरपूर मात्रा में मिलने के अलावा क्या होता है कि यहाँ का मौसम जो है अनुकूल है। अनुकूल कहने का मतलब क्या, पूरा कृषि कर सकते हैं। कृषि करने लायक जो ज़मीन है वो यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग निवास करते हैं। इसीलिए जो ये उत्तर प्रदेश है, कहाँ पे है, ये भारत का उत्तरी मैदान में है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश यहाँ होने के कारण यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, यूपी का है। यूपी का है, बिहार का भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि ये क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में है। इसीलिए यहाँ जनसंख्या क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, जनसंख्या यहाँ थोड़ा ज़्यादा निवास करती है। अब रही बात, देखिए भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा वाला एरिया कौन सा है, कौन सा राज्य का, राजस्थान का। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा उपजाऊ ज़मीन नहीं है, यहाँ पे पूरा ये मैदान नहीं है, यहाँ पे खेती नहीं हो पाती, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या थोड़ा कम निवास करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला स्टेट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करने का यही मेन रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे कृषि लायक भूमि बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए अब नदी तो यहाँ से निकल रही है, नदी तो यहाँ से निकल रही है। अब नदी निकल रही है तो वहाँ वो अपने कार्य में लगी हुई है, जैसे निक्षेपण का कार्य जो होता है, जैसे अपने साथ जो मिट्टी काट करके लाती है वो तो ला ही रही है, तो छोड़ी नहीं है, वो हमेशा वो मिट्टी का निक्षेप लाते रहती है। अब जब ढाल कम हो जाता, मान के चलिए यहाँ से जब नदी निकली तो अभी यहाँ पे ढाल है तो पूरा फ्लो होती है, मिट्टी अपने साथ काट करके अपने साथ ही ले जाती है। लेकिन जब ये समतल ज़मीन में आती है, समतल भूमि में आती है, तो ये जो अवसाद है ना, जो अवसाद है, गाद होता है, वो आगे जा कर के छोड़ देती है। क्या, नदी आगे जा कर के सारा मिट्टी को कहीं ना कहीं छोड़ देती है। अब छोड़ने से क्या होता है कि ये नदी द्वीप बन जाता है। नदी द्वीप क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे नदी ये फ्लो हो रहा है, नदी फ्लो हो रहा है, तो अपने साथ क्या ला रही है, ये मिट्टी ला रही है, अवसाद ला रही है, गाद ला रही है, सिल्ट ला रही है। और ये सिल्ट क्या करते हैं, यहाँ पे उतना शक्ति तो बचता नहीं है कि अपने साथ ले जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या, देखिए नदी का शक्ति कैसे मिलता है, तो वो ऊंचाई से मिलता है। जैसे मतलब ऊंचाई में रहता है तो वो अपने साथ किसी को भी गिरा के ला सकती। आगे हम लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब देखेंगे वो कितना बड़ा बड़ा पत्थर को, चट्टान को ला सकती है। तो ये क्या करती है, जब ढलाई में रहती है तब इसके पास पूरा शक्ति रहता है, तो ये पूरा क्या करती है, पूरा अपने साथ मिट्टी को लाती है। लेकिन जब ये समतल एरिया में चली जाती है तो अपने साथ मिट्टी को ढो करके नहीं ले जा पाती, और कहीं कहीं क्या करती है, ये मिट्टी यहीं पे छोड़ देती है, जिससे नदी द्वीप का निर्माण होता है। नदी द्वीप क्या होता है, जैसे हम लोग द्वीप समूह पढ़े थे, द्वीप समूह किसे बोला जाता है, ये द्वीप समूह हो गया, क्योंकि इधर चारों ओर क्या है, पानी है, और ये उठा हुआ प्लेस जमीन है, उसे द्वीप समूह बोला जाता है। लेकिन ये नदी के द्वारा बनाया गया, इसीलिए नदीय द्वीप बोला जाता है। क्या, नदी द्वीप बोला जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो यहाँ से बहती है, ये विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। क्या, सबसे बड़ा, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली। क्या, माजुली, माजुली नदी द्वीप है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और ये नदी द्वीप कितना बड़ा है पता है, इसको जिला घोषित कर दिया गया है। असम में ये नदी द्वीप पड़ती है माजुली, और इसको जिला घोषित कर दिया गया है। जिला घोषित कब किया गया है, तो 8 सितंबर 2016 को, कितना, 8 सितंबर 2016 को इसे जिला के रूप में घोषित कर दिया गया है। सोच लीजिए कितना बड़ा एरिया होता है। आप क्या समझते होंगे कि नदी है तो थोड़ा सा इतना बड़ा एरिया होगा, नहीं, बहुत बड़ा बड़ा नदीय द्वीप का निर्माण होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ा रिवर है। तो वहाँ पे माजुली को क्या किया गया है, एक नदी द्वीप बना दिया गया है। अब जब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे नदी द्वीप तो बन जाता है। अब ये नदी का जो फ्लो है क्या होता है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, भटक जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिट्टी पूरा जम गया तो कुछ इधर से निकल जाता है, कुछ इधर से निकलता है, कुछ इधर निकलने के बाद इधर से चल जाता है। तो ये जो इधर उधर जाने लगता है उसे बोला जाता है वितरिकाएँ। क्या? वितरिकाएँ। इस नदी द्वीप के कारण नदियाँ जो है वो वितरिकाएँ में बट जाती है, मतलब इधर उधर जाने लगती है, उसे क्या बोला जाता है? वितरिका बोला जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि भारत का जो ये उत्तरी मैदान है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो कौन कौन सा नदी के द्वारा बनाया गया है? उसी नदी के नाम पे उस मैदान का नाम रखा गया है। तो हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। तो देखिए भारत का जो उत्तरी मैदान है मेनली किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत हिमालय पर्वत से निकलने वाली 3 नदियों के द्वारा। पहले नदी कौन सा हो जाता है? इधर से निकलती है कौन सा नदी? तो सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी है, इसका सहायक नदी मिलकर के जो मैदान का निर्माण करती है उसे बोला जाता है पंजाब का मैदान। क्या बोला जाता है? पंजाब का मैदान, जो कि ये उत्तरी भारत का मैदान है उसका पश्चिमी भाग का निर्माण करती है, क्योंकि देखिए ये पूरब हो गया और ये क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। तो ये पश्चिमी मैदान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये सिंधु नदी व इसके सहायक नदियों के द्वारा पंजाब मैदान का निर्माण किया गया है। इसके सहायक नदी में जैसे देखिए मान के चलिए सिंधु नदी गुजर रही है तो यहाँ से निकलती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इस तरह से सभी नदी मिलके क्या बनाई है? भारत का जो उत्तरी मैदान में जो पंजाब का मैदान है वो यही सभी नदियों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें से ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। इसीलिए उसे बोला जाता है कि सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया है ये पंजाब का मैदान का। और ये पंजाब का मैदान जो बनाया है ये पंजाब का मैदान जो बनाया गया है इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। किसमें है? पाकिस्तान में है, क्योंकि देखिए जब ये नदियाँ इधर से बह रही है तो यहाँ पे भी बनाएगी मैदान। तो यह भारत में थोड़ा सा है, मतलब इधर पंजाब राजस्थान का कुछ एरिया, ज़्यादातर कहाँ पे आ गई है? पाकिस्तान में आ गई है। और इस नदी के द्वारा जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा दोआब का भी निर्माण होता है। दोआब किसे बोला जाता है? तो 2 नदियों के बीच वाला प्लेस। देखिए मान के चलिए एक नदी ये हो जाता है और एक नदी ये फ्लो हो रही है और आपस में जाकर के दोनों नदी कहीं मिल गई, तो यहाँ पे जो एरिया बचा, यहाँ पे जो जमीन बचा उसे क्या बोला जाता है? दोआब। क्या बोला जाता है? दोआब। दोआब। दो मतलब क्या होता है? 2 और आब मतलब क्या होता है? पानी। मतलब 2 पानी के बीच वाला प्लेस को क्या बोला जाता है? दोआब। इसीलिए पंजाब को क्या बोला जाता है? पंजाब। पंच मतलब 5 होता है और आब मतलब क्या होता है? पानी। मतलब 5 नदियों का पानी जहाँ बहता है उसे क्या बोला जाता है? पंजाब। तो इस तरह से किसका निर्माण हुआ है? भारत का उत्तरी मैदान में ये पश्चिमी मैदान है जिसे पंजाब का मैदान बोला जाता है। ये सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ से बहती है गंगा नदी और ये गंगा नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है गंगा का मैदान। क्या बोला जाता है? गंगा का मैदान। और इस गंगा का मैदान का निर्माण कहाँ से हुआ? तो ये घग्घर नदी से तीस्ता नदी तक। कहाँ? ये घग्घर नदी से तीस्ता नदी तक कौन सा मैदान का निर्माण हुआ है? गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। और इस गंगा के मैदान में कौन कौन सा प्लेस आता है? तो देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा इधर, आप इधर देखिए यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, यूपी के अलावा इधर थोड़ा सा बिहार हो जाएगा पूरा, और उसके बाद थोड़ा सा झारखंड में थोड़ा सा प्लेस झारखंड का हो जाएगा, और ये पश्चिम बंगाल पूरा हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के बाद इधर आप मुड़ जाइए। अब इधर से ये क्या देखिए यहाँ उत्तराखंड जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये पर्वत वाला प्लेस है तो उत्तराखंड नहीं होगा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये गंगा के मैदान मतलब गंगा नदी के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? गंगा का मैदान। और ये कौन सा मैदान का निर्माण करता है? तो देखिए ये पूरा मैदान हो गया, तो ये पश्चिमी हो गया, तो ये क्या हो गया? मध्य वाला मैदान। तो भारत का उत्तरी मैदान में जो मध्य वाला का निर्माण होता है वो गंगा नदी के द्वारा। और इसका सहायक नदी, सहायक नदी में कौन सा हो जाएगा? इधर से यमुना नदी मिलती है, घग्घर, गंडक, कोसी,
केन, बेतवा, सोन, इधर से तीस्ता नदी, सब इसका सहायक नदी के द्वारा बनाया गया, सब मिल करके इसको गंगा नदी तंत्र इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है। कौन सा है? गंगा है, इसीलिए इसे गंगा का मैदान बोला जाता है। और इधर से आती है जो ब्रह्मपुत्र नदी, वो मेनली किसको बनाती है? तो असम वाला मैदान को कौन बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि नदी के आधार पे इस भारत का उत्तरी मैदान का नाम पड़ा है, जैसे पंजाब का मैदान, और ये हो गया पंजाब जैसे सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया, जैसे सिंधु का मैदान भी बोल सकते हैं या पंजाब का मैदान, और ये हो गया गंगा का मैदान, और ये हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन रही बात जिस तरह से हम लोग हिमालय पर्वत को दो तरह से बांटे थे, जैसे एक बांटे थे पूरब से पश्चिम, मतलब इस तरह से बांटे थे 3 भागों में, और उसके बाद बांटे थे किस तरह से? उत्तर से दक्षिण। क्या? उत्तर से दक्षिण। तो इसी तरह से हम लोग को ये उत्तरी मैदान जो है भारत को, उसको 2 तरीका से बांटा जाता है। एक हम लोग नदियों के आधार पे बांटे, अब बांटते हैं आकृति भिन्नता के आधार पे। आकृति भिन्नता क्या होता है? कि उस मैदान देखने में कैसा है, किस आकृति का है, तो उस आधार पे हम लोग मैदान को भी कुछ तरह से बांट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आकृति भिन्नता के आधार पे मैदान को हम किस तरह से बांट सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है? ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो यहाँ से निकलती है नदियाँ। क्या? यहाँ से निकलती है नदियाँ, और जब नदियाँ निकलती है और नदियाँ जब तीर ढाल में होती है तो अपने साथ पूरा का पूरा अवसाद तो लाती ही है, इसके अलावा जो पत्थर मिलते जाता है, पत्थर को भी तोड़ते हुए यहाँ से लाती है। क्या? पत्थर को भी तोड़ते हुए लाती है। जैसे यहाँ से पानी बह रही है, तो पानी बह रही है तो पानी का तो यहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो जितना भी पत्थर मिलता है बड़ा बड़ा अपने साथ उलटते पलटते पूरा ला जाती है। क्या? उलटते पलटते पूरा लेते आती है। और जब उलटते पलटते लाएगी तो वो कहाँ पे? देखिए, यहाँ पे फिर सब पत्थर को छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि देखिए, अब इसमें तो उतना जान बचा नहीं कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर को वो समतल एरिया में भी खींच करके लेते जाए। यहाँ पे ढाल था, जिसके कारण क्या कि नदी तो अपने साथ क्या लेते आई? अब लेते आ गई सब पत्थर को, लेकिन इसके बाद तो यहाँ से खींच करके तो ले जा नहीं सकती है, इसीलिए यहाँ पे सब पत्थर को छोड़ देती है, जिससे जो प्लेस बनता है तो क्या बनता है? इसे बोला जाता है भावर प्रदेश। इसे मान के चलिए, यहाँ पे देखिए, ये हिमालय पर्वत से निकली नदियाँ, तो यहाँ पे जो बनाएगी वो कैसा बनाएगी? तो यहाँ पूरा पत्थर पत्थर होगा, तो इसे क्या बोला जाएगा? भावर प्रदेश। ये ऊपर वालों को क्या बोला जाएगा? भावर प्रदेश। जैसे देखिए, वहाँ से एक नदियाँ निकलती हुई दिख रही है, हिमालय पर्वत से एक नदियाँ निकलती हुई दिख रही है, तो अपने साथ वो पूरी पत्थर लाएगी, और जो पत्थर को जहाँ पे छोड़ेगी उस प्लेस को क्या बोला जाता है? भावर प्रदेश। अब ये भावर प्रदेश में जब नदियाँ उतरेगी तो यहाँ तो पानी दिख रही है, लेकिन जब यहाँ पे पानी इंटर करती है तो पानी इधर पत्थर के अंदर अंदर से बहने लगती है। अब पत्थर के अंदर अंदर से जब बहने लगती है तो अब इधर से देखते हैं तो सिर्फ पत्थर दिखाई देगी, पत्थर दिखाई देगी ना, नदियाँ दिखेगा नहीं। नदियाँ कहाँ छुप जाती है? तो इस पत्थर के अंदर में जो गैप होता है उस गैप से फ्लो होने लगती है, उस गैप से बहने लगती है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि नदियाँ तो छिप गई है, नदियाँ का सरिता हरण कर दिया गया है, नदियाँ गायब हो गई है। और यहाँ पे जो मिट्टी होगा वो उपजाऊ होगा? आप ही दिमाग लगाइए, उपजाऊ हो सकता है? उपजाऊ नहीं होता है। यहाँ खेती बहुत कम होता है, कंकड़ पत्थर में खेती कहाँ से होगा? उपजाऊ भी कम होता है, तो यहाँ पे खेती कम होती है। अब नदियाँ देखिए, अब नदियाँ तो इधर उधर घुस गई। अब जब यहाँ पानी निकलता है ना, नदी का पानी जब इधर बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया, तो ये कन्फ्यूजिया आ जाती है। कन्फ्यूजिया मतलब क्या? अब सोचती है हमको किधर जाना है, ये किधर से निकली पानी, ये किधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली, तो यहाँ कन्फ्यूज कर जाती है कि हमको अब जाना किधर है। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल करके अगर देखिएगा तो देखिए, एक गिलास पानी ले लीजिए और उसको इस तरह से गिरा दीजिए। अब पानी गिराइएगा तो ज़मीन में जब गिरेगा तो वहाँ कुछ देर के लिए अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। उसके बाद तलाशेगा ढाल को, किधर ढाल ज़्यादा है उधर फ्लो होगा, उधर बहेगा। तो इसी तरह से यहाँ नदियाँ निकलती है ना, तो नदियाँ निकलने के बाद इसे क्या बोला जाता है? भावर प्रदेश। लिख लीजिए, भावर प्रदेश।
अब जब नदियाँ निकलती है तो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाती है, तो कुछ देर तक यहाँ पे नदियाँ ठहरती है। अब ठहरने के बाद जिधर ढाल होता है उधर बहने लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी का जमाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ रुकती है थोड़ा देर पनिया, तो रुकती है तो क्या होता है यहाँ पानी जम जाता है। हमेशा यहाँ पानी लगा हुआ रहता है, दलदल वाला भूमि रहता है। अब जब यहाँ पे हमेशा पानी लगा हुआ रहता है तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का विकास होगा, जंगल बहुत ज़्यादा होगा। जंगल होने के अलावा और क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छरों का निवास होगा, क्योंकि देखिए मच्छर कहाँ पनपता है, तो जहाँ पे पानी रहता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का जमाव होने के कारण क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छरों का विकास होता है। और मच्छरों के विकास होने के अलावा यहाँ बहुत सारा जंगल का भी निर्माण हुआ था, और जंगल का निर्माण हुआ था, यहाँ बहुत ज़्यादा वन जीव भी पाया जाएगा। जैसे दुधवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, यहीं पे है। तो इस प्लेस को क्या बोला जाता है, तो इस प्लेस को बोला जाता है तराई। क्या बोला जाता है, तराई, तराई बोला जाता है। अब तराई वाला एरिया में देखिए क्या होता है, हमेशा पानी रहता है, पानी लगा हुआ रहता है, जिसके कारण यहाँ मच्छरों का विकास बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे पानी रहने के वजह से यहाँ पूरा जंगल का विकास हुआ है, और जंगल होने के कारण जंगल वाला जीव रहते हैं, जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं, और दुधवा वन्य जीव अभयारण्य यहीं पे पाया जाता है। अब हुआ क्या, जब पाकिस्तान से जब शरणार्थी आए थे, शरणार्थी कहने का मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और भारत में बटा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि बोला गया था कि जिसे भारत में रहना है वो भारत आ सकता है, और जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे, तो वो सब कहाँ बसे, तो यही जो जंगल था ना, वही जंगल को देखिए। अब ये हो गया भावर, अब इसके नीचे कौन सा मिलेगा, तराई मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल था, तो यही सब जंगल को काट करके वहाँ के लोग जो आए थे यहीं पे बसाया गया था, इस जंगल को काट करके। तो इस तरह से आता है तराई प्रदेश। अब तराई प्रदेश के बाद नदियाँ क्या होगी, नदियाँ फ्लो होगी। अब थोड़ा सा इसको मिटाना होगा। अब देखिए इस तरह से अब आगे बढ़ेगी नदियाँ, अब यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो ये आगे जब बढ़ेगी तब यहाँ से आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ती तो ये नदी जा रही है, नदी फ्लो हो रही है, तो नदी फ्लो हो रही है तो इधर मान के चलिए बाढ़ आएगा ना, जैसे पानी बढ़ गया तो बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा ही ना। तो बाढ़ आएगा तो क्या होता है कि जहाँ हर वर्ष बाढ़ आता है, क्या हर वर्ष बाढ़ आ जाता है, तो हर वर्ष बाढ़ आता है तो उसे क्या बोला जाता है, खादर मिट्टी। क्या बोला जाता है, खादर मिट्टी। इसका नाम क्या है, खादर मिट्टी, खादर मिट्टी बोला जाता है। खादर मिट्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखिए हर वर्ष यहाँ बाढ़ के पानी चढ़ता है, यहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी चढ़ता है, तो हर वर्ष मिट्टी क्या होता है, नई मिट्टी होता है। क्या होता है, मिट्टी नहीं होते रहता है, क्योंकि ये अपने साथ मिट्टी तो लाई है ना, मिट्टी लाई है, तो यहाँ पे हर वर्ष मिट्टी नया होती रहती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नई जलोढ़ मृदा। क्या, नई जलोढ़ मृदा, क्योंकि देखिए ये पूरा क्या है, जलोढ़ मृदा है, क्योंकि जल के द्वारा लाया गया मृदा है। क्योंकि यहाँ तो पहले क्या था, वहाँ पहले समुद्र था, टेथी सागर था, तो यहाँ पे मिट्टी कौन लाया है, तो ये जल लाया है, तो इसीलिए जलोढ़ मृदा बोला जाता है। तो ये पूरा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। लेकिन जलोढ़ मृदा में कौन सा जलोढ़ हो जाएगा, तो नई जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ नया नया मिट्टी लाते रहता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, इसके ऊपर इसके नीचे जो इधर वाला एरिया होता है, वहाँ हर वर्ष पानी जा पाएगा, हर वर्ष पानी यहाँ पे बढ़ पाएगा, तो यहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं फ्लो हो पाता। जैसे मान के चलिए आपका गांव में नदी है, तो नदी के कुछ दूर तक नदी तो पानी जनरली क्या होती है, जब बाढ़ आती है तो चढ़ जाती है, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं चढ़ पाती हर बार। लेकिन कभी कभी होता है, कोई कोई साल बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया, जिसके कारण क्या होता है, बहुत दूर तक नदियाँ का पानी चढ़ जाती है। तो वहाँ पर देखिए इधर भी कभी कभी मिट्टी 2-4 साल में क्या होती है कि नदी का पानी जब फ्लो होता है तो मिट्टी चेंज हो जाता है, तो यहाँ हर वर्ष नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा। क्या, पुरानी जलोढ़ मृदा, इसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा, या इसे बोला जाता है बांगर। क्या बोला जाता है, बांगर, बांगर या भांगर, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता है। किसी में बांगर लिखा रहता है, किसी में भांगर लिखा रहता है, तो इसे बोला जाता है बांगर या भांगर। और इस बांगर और भांगर में कंकड़ का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है,
चूना का पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसे ही क्या बोला जाता है, कंकड़। तो यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा रहता है। और गांव के ज़्यादातर जनसंख्या जो निवास करती है वो कहाँ पे निवास करेगी, खादर में या बांगर में। तो कहाँ पे निवास करेगी, वो बांगर में निवास करेगी। बांगर में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी हर वर्ष बाढ़ नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। और इसी मिट्टी को कॉप मिट्टी भी बोला जाता है। क्या, इसी मिट्टी को कॉप मिट्टी भी बोला जाता है। कौन सा मिट्टी बोला जाता है, कॉप मिट्टी। कॉप मिट्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमेशा पानी का लगाव रहता है, मतलब हमेशा पानी बहते हुए रहता है, इसीलिए पानी होने के कारण इसे कॉप बोला जाता है। तो जो जलोढ़ मृदा है उसका एक और नाम क्या है, तो उसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है कॉप मृदा। क्या बोला जाता है, कॉप मृदा। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भारत के नक्शा में। देखिए जैसे यहाँ पे हो गया भावर, तराई, उसके बाद बांगर हो जाएगा। बांगर के बाद जहाँ नदियाँ बहती है तो उसके नीचे इधर वाला हो जाएगा खादर, और इधर वाला थोड़ा हो जाएगा क्या, बांगर हो जाएगा। तो इस तरह से बांगर, खादर मतलब आकृतिक भिन्नता के आधार पर भी देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग मैप में भी देख लेते हैं कि भारत का नक्शा किस तरह है और किस तरह भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। तो देखिए एक मैप दिया गया है, तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरा जो दिख रहा है ये क्या है, ये पूरा जो दिख रहा है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो हिमालय पर्वत के द्वारा बनाया गया है। और इस मैदान को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक पश्चिम का भाग, एक मिडिल भाग, एक पूर्वी भाग। जैसे उधर देखिए असम का मैदान जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, असम का मैदान। और ये गंगा नदी के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसे बोला जाता है गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान में देखिए मेनली कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, तो यहाँ हरियाणा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश आ रहा है, कुछ मध्य प्रदेश भी आता है, उसके अलावा बिहार आता है, झारखंड का कुछ एरिया आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। और ये पूरा किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गंगा नदी के द्वारा, इसीलिए इसे गंगा का मैदान बोला जाता है। और उसे असम का मैदान बोला जाता है क्योंकि वो मेनली असम में फैला हुआ है। और इधर ये पंजाब और राजस्थान में जो बनाता है वो किसके द्वारा बनाता है, तो सिंधु नदी और सिंधु के सहायक नदी के द्वारा बनाया जाता है। इस नदी में बहुत ज़्यादा दोआब भी देखा जाता है। दोआब किसे बोला जाता है, तो दो नदियों के बीच वाला प्लेस जो होता है उसे का दोआब बोला जाता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ नदियाँ जो यहाँ छूटी थी अब क्या होगी, ये नदियाँ जा करके कोई समुद्र में मिल जाएगी, और समुद्र में जब मिलेगी तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण करेगी, मतलब यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करेगी। जलोढ़ मृदा के द्वारा यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, तो ये डेल्टा वाला प्लेस भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो अब ये भारत का उत्तरी मैदान समाप्त होता है। अब हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय मरुस्थल को पढ़ेंगे, उसके बाद द्वीप समूह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।